हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फेज़ रूल का लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने फेज़ रूल के बारे में पढ़ा, फेज़ रूल से संबंधित सारी डेफिनेशंस पढ़ी, हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लास्ट लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा। आज हम वन कंपोनेंट सिस्टम अर्थात एक घटक तंत्र की बात करेंगे। एक घटक तंत्र अर्थात ऐसे तंत्र जिनमें केवल एक घटक अर्थात एक कंपोनेंट उपस्थित हो। तो आइए हम पढ़ते हैं वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने फेज रूल क्या पढ़ा था। फेज रूल हमने पढ़ा था F प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस टू, जहाँ F था डिग्री नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, P था नंबर ऑफ फेजेस एंड C था नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स एंड प्लस टू इज द डिजिट। अर्थात नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस नंबर ऑफ फेजेस का जो योग है वो नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स यानी घटकों की संख्या प्लस 2 के बराबर होता है। तो C है कॉम्पोनेंट यानी घटक, P है फेजेस अर्थात प्रावस्थाएं और F है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता की कोटि, जिसे हम डिफरेंट वे में इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि इस P को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे प्लस P को, तो ये राइट हैंड साइड में माइनस P हो जाएगा। तो हमारा जो फेज रूल है वो इस प्रकार हो जाएगा F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। तो यही प्रावस्था नियम है, यानी F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू लिखें या F प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस टू लिखें। तो ये प्रावस्था नियम के दो अलग अलग रूप हैं। यह प्रावस्था नियम है जिसको गिब्स ने सन 1876 में प्रतिपादित किया तथा इसे गिब्स का प्रावस्था नियम कहते हैं। अब आज हम प्रावस्था नियम के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि फेज रूल क्यों दिया गया, इसकी क्या एप्लीकेशन थी, इसकी क्या नीड हुई, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। तो फेज रूल की एप्लीकेशन में सर्वप्रथम हम वन कंपोनेंट सिस्टम की बात करेंगे अर्थात एक घटक तंत्र की बात करेंगे, अर्थात ऐसे तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें केवल एक घटक उपस्थित हो। एक घटक अर्थात वन कंपोनेंट का मतलब है केवल एक ही केमिकल स्पीशीज इसमें उपस्थित हो। एक ही केमिकल स्पीशीज का मतलब एक ही केमिकल सब्सटेंस इनमें उपस्थित होते हैं। एक घटक तंत्र ऐसे तंत्र जिनमें केवल एक केमिकल सब्सटेंस अर्थात एक केमिकल स्पीशीज उपस्थित होती है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर सिस्टम यानी जल तंत्र, गंधक तंत्र अर्थात सल्फर सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, कार्बन सिस्टम, फॉस्फोरस सिस्टम इत्यादि। हमारे कोर्स में वाटर सिस्टम है, सल्फर सिस्टम है और कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम है। तो हम इन तीनों तंत्रों की चर्चा करेंगे। यह चर्चा करने से पहले हम देखते हैं कि एक घटक तंत्र किस प्रकार से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। एक घटक तंत्र में चूंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अर्थात घटकों की संख्या कितनी है, C इज इक्वल टू 1 है और C का यह मान हम प्रावस्था नियम में यदि रख दें, प्रावस्था नियम क्या था, प्रावस्था नियम यह था F प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस टू, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया था F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, यानी F यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स अर्थात घटकों की संख्या माइनस नंबर ऑफ फेजेस अर्थात प्रावस्थाओं की संख्या प्लस टू। तो यहाँ अगर इस फेज रूल में हम नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स की संख्या कितनी रख दें, 1, यहाँ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की संख्या यदि 1 रख दें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू F विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी प्लस टू अर्थात 3 माइनस पी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, कंपोनेंट्स का मान हमने 1 रख दिया और माइनस पी प्लस टू है और 1 प्लस 2 हो गया 3, तो 3 माइनस पी हो गई टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब चूंकि हमें पता है कि किसी भी सिस्टम के लिए नंबर ऑफ फेजेज यानी प्रावस्थाओं की न्यूनतम संख्या मिनिमम नंबर कितना हो सकता है, 1। एक फेज तो किसी भी सिस्टम में होगी मिनिमम, अर्थात एक फेज तो यदि फेजेस का नंबर न्यूनतम संख्या यदि 1 रखें तो हमें नंबर ऑफ डिग्रीज की मैक्सिमम नंबर अर्थात अधिकतम संख्या प्राप्त हो जाएगी और नंबर ऑफ डिग्रीज की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2। अतः स्वतंत्रता कोटि का अधिकतम मान कितना होगा, 2।
और ये कौन कौन सी स्वतंत्रता की कोटि होंगी? यह होगी टेम्परेचर और प्रेशर। अर्थात तंत्र की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी, जो कि क्रमशः ताप तथा दाब है। एक घटक तंत्र में प्रावस्था का संगठन क्योंकि बदलेगा नहीं, कॉम्पोजिशन ऑफ फेज, यानी प्रावस्था का संगठन कैसे बदलेगा? क्योंकि घटक एक ही है, अर्थात केमिकल स्पीशीज एक है, अर्थात केमिकल सब्सटेंस यानी रासायनिक पदार्थ तो एक ही है हमारा, है ना। रासायनिक पदार्थ एक होने के कारण उसका केमिकल कॉम्पोजिशन हमेशा एक सा रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट रहने के कारण इसका कॉम्पोजिशन बदलेगा नहीं। तो कॉम्पोजिशन यानी इस वेरिएबल को, यानी केमिकल कॉम्पोजिशन को हम काम में नहीं ले सकते, यूज में नहीं ले सकते। तो कौन से 2 वेरिएबल्स बच गए? टेम्परेचर और प्रेशर। अर्थात वन कंपोनेंट सिस्टम की स्टडी करने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स कौन कौन से काम में लेने होते हैं? टेम्परेचर और प्रेशर। इन्हीं 2 वेरिएबल्स को हम काम में लेते हैं, यानी स्वतंत्रता की जो कोटि है वो 2 कोटियां हैं हमारी, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। और कॉम्पोजिशन कोई यहाँ वेरिएबल नहीं होता है, क्योंकि एक ही केमिकल स्पीशीज़ है, एक ही केमिकल सब्सटेंस है। अब चूंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का न्यूनतम मान 0 हो सकता है, किसी भी तंत्र के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कितने मान हो सकते हैं? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 होता है, और 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है। पर मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0, अर्थात 0। अर्थात कोई भी तंत्र न्यूनतम उसमें स्वतंत्रता की कोटि का मान 0 हो सकता है। और न्यूनतम मान यदि यहाँ 0 हो गया, स्वतंत्रता की कोटि का मान यदि हम न्यूनतम यहाँ F = 3 - P में हम 0 रख दें, तो यहाँ 0 रख देंगे तो हमारी नंबर ऑफ फेजेस मैक्सिमम कितनी हमें प्राप्त हो जाएंगी? 3। इस फॉर्मूले में हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मान, मिनिमम मान 0 रखते हैं, यानी 0 रखते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस जो है वो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 3। अर्थात वन कंपोनेंट सिस्टम में किसी भी केमिकल स्पीशीज़ की 3 फेजेस हमें प्राप्त होती हैं, यानी 3 फेजेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अर्थात मैक्सिमम वैल्यू प्रावस्थाओं की कितनी हो जाएंगी? 3। तो इससे हम क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेंगे? इससे हम 2 महत्वपूर्ण कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन क्या होगा कि वन कंपोनेंट सिस्टम्स को 2 वेरिएबल्स के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। कौन कौन से वेरिएबल्स? टेम्परेचर और प्रेशर। अर्थात फेज डायग्राम को 2 अक्ष यानी 2 एक्सिस हमें लेनी होगी, एक्स और वाई एक्सिस, और इन दोनों अक्षों पर क्या लिखेंगे हम? कौन कौन से वेरिएबल लिखेंगे? टेम्परेचर व प्रेशर। तो वन कंपोनेंट सिस्टम को 2 वेरिएबल यानी 2 एक्सिस टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा, और जिसे हम टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम कहते हैं। तो इस प्रकार के जो आरेख होंगे, डायग्राम्स होंगे, इस तरह के फेज डायग्राम, वन कंपोनेंट सिस्टम के फेज डायग्राम को हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हमें एक्सप्लेन करने हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को। एक एक्सिस पे हम टेम्परेचर ले लेंगे और दूसरी एक्सिस पर प्रेशर ले लेंगे। दूसरा क्या इसका कंक्लूजन निकला? दूसरा निकला कि एक घटक तंत्रों में अधिक से अधिक 3 प्रावस्थाएं साम्य में रह सकती हैं। अर्थात हमने ये देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस हमने निकाली थी 3, अर्थात मैक्सिमम 3 प्रावस्थाएं एक साथ इक्विलिब्रियम में उपस्थित रह सकती हैं। तो हमने कॉमनली ये देखा कि एक घटक तंत्रों में 2 वेरिएबल्स काम में आएंगे। कौन कौन से? टेम्परेचर और प्रेशर। और टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल्स को हम एक्स और वाई एक्सिस पर दिखाएंगे, इसलिए इस प्रकार के फेज डायग्राम को हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम कहेंगे। और दूसरा यह निष्कर्ष निकला कि एक घटक तंत्रों में किसी भी घटक की यानी किसी भी केमिकल स्पीशीज़ की कितनी मैक्सिमम प्रावस्थाएं हो सकती हैं? मैक्सिमम 3 फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में अर्थात साम्यावस्था में रह सकती हैं। अर्थात किसी ना किसी जगह पे तीनों प्रावस्थाएं जो हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस आपस में इक्विलिब्रियम में उपस्थित रह सकती हैं। तो आज हम हमारा यह लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम वाटर सिस्टम पढ़ेंगे, अर्थात पहला वन कंपोनेंट सिस्टम वाटर सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।